हाँ तो चलिए जी बातें आगे करते हैं एंड नाउ वी विल स्टार्ट डूइंग सम कैलकुलेशन ओके कैलकुलेशन ऑफ enthalpy of reaction and different basic calculation. Then we will be talking about the enthalpy of formation, all those things we are going to see. Before that, let us see about enthalpy of substance. किसी substance की जितना भी substance आपको देखने को मिलते हैं, all substance have enthalpies. So you can say enthalpy of substance, हाँ? enthalpy of substance. ओके सो आप क्या करते हो enthalpy of किसी भी enthalpy को बताने के लिए आप सीधा बोलते हो कि सर दिस इज H, दिस डिनोट्स द enthalpy. बट जैसे ही आप सब्सटेंस की बात करते हो so you are using one more you can say one more symbol for the enthalpy, that is HM. जब आप सब्सटेंस की बात कर रहे हो so you use HM. What it is? Molar enthalpy. What is this? This is the molar enthalpy. Okay, so this enthalpy, you know the enthalpy, this enthalpy also known as the heat content. किसी भी सिस्टम का हीट कंटेंट से, हीट कंटेंट इसको आप हीट कंटेंट बोलते हो, करेक्ट? टोटल हीट कंटेंट की बात ये enthalpy करता है. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट HM, that is the molar enthalpy. This molar HM, this HM is telling you the enthalpy of one mole substance. If you're talking about H2O, 1 mole H2O, or 1 mole some other substance, 1 mole another thing, 1 mole calcium carbonate and so on. So if you're talking about HM, basically ये जो HM है ये किसके लिए यूज करते हैं आप सब्सटेंस के लिए करते हैं. तो आप ये कर सकते हो, this is nothing called molar enthalpy. So this is molar enthalpy. So this is क्या है आपका molar enthalpy. Molar enthalpy. ऐसा क्यों हो रहा है? Because now we are starting to deal with substances. We will be using reactions. We will be using molecules. Okay, so for that we have to have this enthalpy, molar enthalpy of substances. Okay, after that, this enthalpy क्या आपको पता है कि जो enthalpies होते हैं, जो enthalpy होता है ये क्या होता है? फंक्शन होता है किसका? This is generally function of pressure and temperature. Clear? This enthalpy is the function of pressure and temperature. So if you want to study some scenario, some situation, you have to take care of pressure and temperature. क्या है? तो दो वेरिएबल को एक साथ लेके चलना पड़ेगा. And in that case the situation is difficult. प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा सा आसान नहीं होता हमारे लिए. So what we do for our convenience, we try to minimize our problem. और उसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ ऐसा स्टैंडर्ड स्टेट डिसाइड करते हैं. ओके कुछ ऐसा स्टैंडर्ड स्टेट डिसाइड करते हैं. जैसे क्या है, आपको देखा होगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे रिएक्शन वो क्या ओपन कंटेनर में होते हैं. क्लियर? मैक्सिमम रिएक्शन आप देखोगे ओपन कंटेनर में होते हैं. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट प्रेशर इज कांस्टेंट, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. रिएक्शन ओपन कंटेनर में हो रहे हैं, इसका ये मतलब है कि जो प्रेशर है उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या है? प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है, एंड दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यू कैन से 1 atm और 1 bar, नॉट अ बिग डील. ओके सो आप क्या कर रहे हो? आप एक ऐसा सिचुएशन रखते हो, बोलते हो कि वन स्टैंडर्ड कंडीशन आप रखना चाहते हो, और उस स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए क्या है? व्हाट इज स्टैंडर्ड कंडीशन? दैट स्टैंडर्ड कंडीशन वी आर टॉकिंग अबाउट. इन स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या है? 1 bar and constant temperature, constant or let's take some fixed temperature. आपने क्या किया है कि आपने कोई अपने हिसाब से constant, generally this constant temperature pressure is 1 bar, क्योंकि ये अराउंड आपको 1 bar दिखता है, and temperature around this also, this may vary but generally 298 Kelvin लिया जाता है. ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन आप लेते हो. सो दिस इज द टेम्परेचर एंड द प्रेशर जो यू आर यूजिंग एज स्टैंडर्ड कंडीशन. और इस स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो एंथैल्पी आती है यू कॉल दैट H0. क्या है? दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी. जिससे क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी. अब आपको क्या करना है? आपको नो नीड टू वरी अबाउट प्रेशर एंड टेम्परेचर. किसी पार्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे आपको एंथैल्पी गिवन होती है, दैट इफ स्टैंडर्ड H0. प्लीज अंडरस्टैंड
this H naught tells you that this is the standard enthalpy. ठीक है, अब आपको प्रेशर का वरी नहीं करना है, आपको प्रेशर के लिए कोई टेंशन नहीं है क्योंकि प्रेशर को आपने कांस्टेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी है। उसके बाद क्या है, जब मोलर एंथैल्पी की हम बात कर रहे हैं, एचएम की बात कर रहे हैं, तो एचएम को जनरली क्या है, इस तरीके से दिखाया जाता है। व्हाट इज दिस बी? दिस बी डिनोट्स कंडीशन, कंडीशंस एंड स्टेट, कंडीशन एंड स्टेट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है, जैसे आप मान लीजिए बात करते हो वाटर की, ठीक है, वाटर की बात करते हो, तो मोलर एंथैल्पी ऑफ वाटर ब्रैकेट में क्या होगा, स्टेट ऑफ वाटर। वाटर कौन से स्टेट में है, किस स्टेट ऑफ वाटर की बात करना चाहते हो, क्या आप लिक्विड स्टेट की बात कर रहे हो, क्या आप वेपर की बात कर रहे हो, क्या आप सॉलिड वाटर की बात कर रहे हो, तो वो स्टेट मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद कौन सा कंडीशन है, क्या प्रेशर है, क्या टेम्परेचर है, किस टेम्परेचर या प्रेशर पे आप एंथैल्पी बता रहे हो। ठीक है, सो अगर आपको लिखना है वाटर की, तो कैसे लिखोगे, एंथैल्पी ऑफ वाटर कैसे लिखा जाएगा, ऐसे मोलर एंथैल्पी ऑफ वाटर, this is water in liquid form. Then you can say, अगर आप किसकी स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो, so you know, अगर आप स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो, so you know that is by default 1 bar pressure. अगर नहीं तो आपको क्या लिखना है, कोई दूसरा टेम्परेचर है या प्रेशर है, 1 bar and 298 Kelvin. So this is the thing you should understand कि क्या है, एंथैल्पी बताते वक्त हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बताने होते हैं। जैसे ही आपने H नॉट डाल दिया, दिस H नॉट M, इसका सीधा सा मतलब है, इसका क्या मतलब, सीधा सा मतलब है कि H2O लिक्विड एंड दिस इज बाय डिफॉल्ट 1 bar एंड 298 Kelvin। तो क्या है, आपको इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है जब आप H नॉट लिखते हो। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड कंडीशन है। अदरवाइज अगर आप H नॉट यानी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो है ये चीजें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम बार बार बता रहे थे, ये तो बेसिक छोटा सा इंफॉर्मेशन हमें आपको दे दिया, क्योंकि अब जो है हम कहाँ बढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू हैव कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पीज फ्रॉम द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हमारे पास क्या, कोई भी रिएक्शन है तो रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट्स होंगे, और उनकी एंथैल्पीज अपनी अपनी होगी, क्योंकि मैंने बताया है सारे सब्सटेंस की अपनी एंथैल्पी होती है। तो यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन, यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्सटेंस, दैट इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सो कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सो कैलकुलेशन of enthalpy of reaction, heat of reaction, इसको आप जनरली क्या बोलते हो, डेल्टा आर, enthalpy of डेल्टा एच, और आर डिनोट करता है enthalpy of reaction, करेक्ट। ओके, तो मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जा रहा है, कोई रिएक्शन है, ये आपका रिएक्टेंट है, इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, सो रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो कोई जो रिएक्टेंट जो सब्सटेंस होगा उसकी अपनी कोई एंथैल्पी होगी, सिमिलरली प्रोडक्ट होगा उसकी कोई अपनी एंथैल्पी होगी। सो सिंपल सी बात है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब समझिए कि चेंज इन हीट, क्या हीट में कितना चेंज हुआ है। उस मान लीजिए कोई वेसल था, वेसल में आपने रिएक्टेंट डाला, अब रिएक्टेंट धीरे 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 कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में बदल गया, तो उस पूरे रिएक्शन वेसल में बाहर से खड़े होकर आपको क्या अनुभव होगा कि क्या हीट में चेंज आया, क्या हीट एनर्जी में चेंज आई, दैट चेंज इन एनर्जी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ओके, सो ये कैसे पता चलेगा, आपको पता है कि H डिनोट करता है हीट कंटेंट, यानी कि अगर आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल गया है, तो प्रोडक्ट के पास कितना हीट कंटेंट है, रिएक्टेंट के पास कितना हीट कंटेंट, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यही हम करने जा रहे हैं। सो डेल्टा एच आर हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, आपका एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो इस तरीके से आप आसानी से, दिस इज द बेसिक फार्मूला, बेसिक फार्मूला, प्लीज इसको अंडरस्टैंड, समझिए इसको कि हम क्या करना चाह रहे हैं, रिएक्शन में हीट कितना बदला है वो हम पता करना चाह रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन में हीट कितना, क्या हो सकता है कि आपके रिएक्टेंट के पास ज्यादा हीट हो और जब वो प्रोडक्ट बन गया हो तो प्रोडक्ट के पास कम हीट हो, तो क्या हो जाएगा,
प्रोडक्ट के पास कम हीट है, रिएक्टेंट के पास ज़्यादा हीट है, तो क्या है, कम मिनट से ज़्यादा, सो यू विल बी हैविंग नेगेटिव। और आपको पता है डेल्टा एच आर नेगेटिव है, तो आपने कुछ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का नाम सुना होगा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का नाम सुना होगा। तो चलिए उसकी भी बातें लगे हाथ तो हम कर ही लेते हैं कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसा हुआ करता था। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप उस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में अच्छे से जानोगे कि भैया क्या था, क्यों, कैसे हो रहा है। क्लियर? सो दिस इज डेल्टा एच आर, दिस इज गोइंग टू गिव यू द हीट ऑफ रिएक्शन। और अगर आप बात करते हो किसकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, वी हैव टू टाइप्स, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंड वी हैव एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के क्या होता है, आप क्या बोलते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या बोलते हो, डेल्टा एच होता है, वो नेगेटिव होता है, यानी कि इसी की बात कर रहे होते हैं हमेशा हम। डेल्टा एच आर यानी कि हीट ऑफ रिएक्शन जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, वो क्या होता है, डेल्टा एच आर क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। और आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें क्या होता है, डेल्टा एच आर क्या होता है बताइए, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बंदा अगर नेगेटिव है, इसका मतलब Hp माइनस एच आर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है बताइए, एच आर यानी कि हीट ऑफ और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। देन यहाँ पे पॉजिटिव है, दिस इज करेक्ट, सॉरी ओके। और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसको आप चाहो तो ग्राफ में भी बता सकते हो। ग्राफ में कैसे बताएंगे, मान लीजिए ये कोई आपका ग्राफ है, क्या है, दिस इज एनर्जी और हीट ऑफ रिएक्शन, देन दिस इज रिएक्शन का प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस। ओके, सो क्या होता है, यहां पे आपको क्या दिखेगा बताइए, आपका दिखेगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये देखिए, दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज योर रिएक्टेंट एंड दिस इज योर प्रोडक्ट। सो इफ यू सी द एनर्जी रिलेटेड टू द प्रोडक्ट corresponding to product is this one, energy corresponding to your reactant is this one. So reactant की जो एनर्जी है, reactant का जो एंथैल्पी है, वो आपका प्रोडक्ट से ज्यादा है। अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए इसके लिए, तो कैसा बनेगा ग्राफ, अगेन दिस इज रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है एंड दिस इज अगेन एनर्जी और हीट। ठीक है, सो क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो जाता है, तो आपका जब क्या है, रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट की तरफ बढ़ोगे तो प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। सो दिस इज योर रिएक्टेंट एंड दिस इज योर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप ग्राफ से भी चीजों को दिखा सकते हो। ठीक है, तो आप अब देख रहे हो कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो क्या होता है, उससे हीट क्या होती है, निकलती है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, दिस इज द एनर्जी गैप, दिस इज एनर्जी गैप, और ये आपका क्या है, डेल्टा एच आर, एनर्जी गैप, दिस इज योर डेल्टा एच आर। ओके, सो आपको हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में समझ गया, हम क्या कैलकुलेशन कैसे करते हैं हीट की, इसकी बातें आपको समझ में आ गई। अब क्या है ना कि आप जरूरी नहीं कि आपको सिंपल रिएक्शन गिवन, आपको स्टोक्योमेट्री समझ में आना चाहिए। अगर रिएक्शन में स्टोक्योमेट्री आ गया तो वहाँ पे कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग अब बात करने जा रहे हैं यूजिंग स्टोक्योमेट्री, यूजिंग स्टोक्योमेट्री। आप बोलोगे सर क्या ही चल रहा है, ठीक से समझ नहीं आ रही है। डोंट वरी, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो नाउ यू विल बी कीप लर्निंग। आपको क्या है, सीखते रहना है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे तो आपको चीज़ समझ में आएगी कि आखिर क्या कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं तो सिंपल बेसिक फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई रिएक्शन लिखा नहीं, लेट्स राइट सम रिएक्शन N1A गैस और ले बेटा N1A प्लस N2B
गिविंग यू N3C N4D। ओके, सो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब अगर अब कोई पूछे आपसे तो व्हाट इज द हीट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द हीट ऑफ रिएक्शन या व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो क्या बोलोगे? डेल्टा एच आर, सिंपल फॉर्मूला, डेल्टा एच आर इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यानी कि अब आपको क्या समझना है, एंथैल्पी ऑफ, क्या हमारे पास एक ही प्रोडक्ट नहीं है, दो है, तीन है, चार हो सकता, पांच हो सकता, बहुत n नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो सकते हैं। सो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट? दिस इंक्लूड्स एंथैल्पी ऑफ दिस वन प्लस एंथैल्पी ऑफ दिस वन। करेक्ट है, एंथैल्पी ऑफ दिस वन प्लस एंथैल्पी ऑफ दिस वन। ये क्या है? सब्सटेंस है और इसकी मोलार एंथैल्पी गिवन होती है। इसकी मोल बताया था, इससे पहले ही मैंने आपको बताया कि मोलार एंथैल्पी गिवन होती है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो कि आपको क्या है, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इज दिस क्लियर? इसको कैसे लिखेंगे? इसका एंथैल्पी प्लस इसका एंथैल्पी, तो आपको क्या पता है, C का मोलार एंथैल्पी गिवन होगा, यानी कि एक मोल C का एंथैल्पी गिवन होगा। ऐसे कितने C है हमारे पास? N3 मोल हैं। सो क्या लिख सकते हो? क्या है? N3 इंटू मोलार एंथैल्पी और स्टैंडर्ड मोलार एंथैल्पी। तो क्या लिखोगे बताइए? HM ऑफ किसका? C। ठीक है, प्लस क्या है? N3 के बाद N4 है, क्या होगा ये? स्टैंडर्ड मोलार एंथैल्पी ऑफ किसका? D का। ठीक है, आपने अभी प्रोडक्ट के एंथैल्पी को लिखा है, माइनस क्या हो जाएगा बताइए? N1 इंटू मोलार एंथैल्पी, यानी कि HM की बात करना चाहते हो, ऑफ A, प्लस N2 इंटू HM मोलार एंथैल्पी ऑफ B। ठीक है, या आप इसको और भी कंडेंस फॉर्म में लिखने की इच्छा रखते हो तो क्या लिखोगे? सिग्मा N1 Ni and molar enthalpy of I, that is the product, or let's write product Pi minus sigma क्या हो जाएगा? N reactant I and, ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है, आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आराम से बता सकते हैं। ठीक, तो ये क्या तरीका है, आपको इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए इनके बारे में, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में। या तो अब कभी बैक कैलकुलेशन देता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से आपको एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट या किसी सब्सटेंस पूछना पसंद करता है, या कभी कभी आपको प्रोडक्ट के या स्पेसिस की एंथैल्पी गिवन होने के बाद आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से इन चीज़ों को सॉल्व करते रहोगे। अब हम अभी इसके चैप्टर के इस लेक्चर के अंत में कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। एक दो न्यूमेरिकल्स में आपको समझ में आ जाएगा कि इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कैसे करना है। ठीक, तो चलिए इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। किसकी? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात हम करेंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ही है कि सब्सटेंस, आपको पता ही है सब्सटेंस जो है किसी न किसी चीज से मिलकर बन रहा है, और जब वो बनेगा तो क्या है, कुछ ना कुछ हीट एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। कुछ हीट एनर्जी क्या होगी? अब्सॉर्ब की जा सकती है। डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कौन से रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो कौन से रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, या आपको क्या है, कौन सी रिएक्शन में हीट एनर्जी जो है आपका एब्जॉर्ब किया जा रहा है। सो जब कोई एलिमेंट या जब कोई आपका मॉलिक्यूल, जब कोई कंपाउंड बनता है तो उसके लिए हीट एनर्जी रिलीज की जा रही है या बनाई जा रही है, ली जा रही है, वो क्या होता है आपका? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कोई भी, जैसे मान लीजिए वाटर है, तो वाटर भी क्या होगा? बनेगा किसी न किसी H2 + O2 से बनता है।
तो क्या है H2 प्लस O2 से बनने के बाद क्या वो हीट एनर्जी लेती है, क्या आप हीट एनर्जी रिलीज करती है, दैट इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं आराम से कि जब भी आप वाटर की बात कर रहे हो, जैसे टॉक अबाउट H2, तो जब वाटर की बात कर रहे हो, H2 क्या है, लिक्विड स्टेट में है। ये किससे बनता है, ये बनता है H2 से प्लस O2 से। ठीक है, तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ हीट एनर्जी जो क्या है रिलीज की जा सकती है या इस रिएक्शन में एब्जॉर्ब की जा सकती है, तो उसको आप क्या बोलते हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन। चलिए, तो आप इसको लिख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, amount of heat released or absorbed when 1 mole of substance is formed. When 1 mole of substance is formed, 1 mole of substance is formed from its constituent elements, from its constituent elements in their standard state, जैसे क्या है, जैसे वाटर की बात की तो क्या है H2 प्लस H2 गैस। H2 का स्टैंडर्ड स्टेट कौन सा है, गैस स्टेट में ये रहता है। ऑक्सीजन का क्या स्टैंडर्ड स्टेट है, गैस स्टेट में रहता है, एंड दैट गिव्स यू H2। ठीक है, तो ये क्या बनना चाहिए, 1 मोल बना। आप फिर से पढ़ोगे, सो क्या है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म होना चाहिए, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म होना चाहिए, पहला। दूसरा क्या है, जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं ये किससे बनने चाहिए, अपने एलिमेंट से बनने चाहिए, कंपाउंड से नहीं, एलिमेंट से बनने चाहिए। तो क्या है, H2O जो बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हीट ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या है H2O। डिनोट कैसे करते हैं, आप करते हो, डिनोट करते हो डेल्टा HF। तो आप जब डेल्टा HF ऑफ H2O की बात कर रहे हो, सो क्या है एग्जैक्टली आपको सबसे पहले 1 मोल ऑफ H2O की बात करनी है, यानी कि कितना H2O बनना चाहिए, 1 मोल ऑफ H2O। क्यों, क्योंकि ये डेल्टा HF क्या होता है, वो पर मोल की बात करता है, 1 मोल की बात करता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो जिस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एलिमेंट से बनना चाहिए। H2O मतलब क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन से बनना चाहिए, ऑक्सीजन से बनना चाहिए। ठीक, तो क्या है, ये सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए, तो जी हाँ बन रहा है। देन तीसरी बात, वो जो एलिमेंट्स जिससे ये बन रहा है, दे शुड बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। H2 क्या है, आप उसको कंप्रेस करके सॉलिड बना सकते हो या लिक्विड बना सकते हो, करेक्ट, सॉरी लिक्विड बना सकते हो, सॉलिड के लिए तो इमेंस प्रेशर चाहिए जो डिफिकल्ट है। सो अगर आप कोई ऐसे लिखे H2 लिक्विड प्लस O2 लिक्विड गिविंग यू H2O क्या है, लिक्विड, सॉरी दिस इज लिक्विड, लिक्विड, क्या ये सही है, जी क्या बोल रहा है कि आपका जो सब्सटेंस है, वो जो एलिमेंट से बन रहा है, वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए थे। तो इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, यानी कि 1 बार पे, और लेट अस टॉक अबाउट टेम्परेचर इज 298 केल्विन, तो क्या इस पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर पे क्या हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है क्या, नहीं। इस कंडीशन पे हाइड्रोजन किस में एग्जिस्ट करता है, गैस में, ऑक्सीजन गैस में। सो क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ दोज एलिमेंट्स आर क्या है, गैस है, पर आपने देखा ये लिक्विड है, तो नो, दिस विल नॉट गिव यू हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए क्या है, 1 मोल सब्सटेंस होना चाहिए, गुड। फिर एलिमेंट्स से बनने चाहिए, वो एलिमेंट्स किस में होने चाहिए, अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, तब जाके आप बोलोगे कि जी हाँ ये हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा है। ओके, सो मान लीजिए कोई बोला, इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए किसी ने ऐसे बोला कि 2H2 प्लस O2 गिविंग यू 2H2 गैस डेल्टा H, क्या इज दिस हीट ऑफ फॉर्मेशन,
H2O तो यहाँ भी बन रहा है, H2 अपने गैस स्टेट में है, O2 अपने गैस स्टेट में है, यहाँ पे आपका H2O बन जा रहा है। तो क्या इज दिस डिपिक्ट्स द हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो मोल बन रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे दो मोल बन रहे हैं। हमेशा हीट ऑफ फॉर्मेशन एक मोल की बात करता है। सो व्हाट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन? आप हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हो। सो डेल्टा एच एफ क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा एच बाई 2। दो मोल है ना, एक मोल निकाल लीजिए, तो एक मोल निकाल लीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आपका वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी आप स्टैंडर्ड स्टेट की बात करते हो। स्टैंडर्ड स्टेट की देखिए क्या है ना, H2O क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। यानी कि जब हमने अभी तक स्टैंडर्ड स्टेट की बात नहीं की, हमने इनकी स्टैंडर्ड स्टेट की बात करी। हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए थोड़ी सी चीजें समझिए, फिर से मैं रिपीट करूंगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए पहली चीज, आप जिसे बना रहे हो वो एक मोल का होना चाहिए। दूसरी चीज, जो एलिमेंट्स हैं जिससे बन रहा है वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, दिस इज सिंपल हीट ऑफ फॉर्मेशन। उसके बाद अब क्या है? वी हैव समथिंग कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब कि सेम कंडीशन, वन बार एंड गिवन फिक्स्ड टेम्परेचर की बात करें। जनरल टेम्परेचर 298 केल्विन वी आर टेकिंग। सो जब उस कंडीशन की बात करते हो, सो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है कि इस पार्टिकुलर टेम्परेचर यानी कि 1 बार एंड अराउंड 298 केल्विन, इस कंडीशन पे आपका जो बन रहा है, आपका वाटर बन रहा है, वो कौन से स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, इस पार्टिकुलर कंडीशन पे जब आपका H2O बन रहा है, तो अगर आपको कोई बोला कि डेल्टा HF H2O लिक्विड, yes, then you can say this is standard state। क्यों? क्योंकि इस 1 बार एंड 298 केल्विन पे आपका क्या होता है? वाटर एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, बट अगर इसी टेम्परेचर पे, इसी प्रेशर पे अगर किसी ने बोला कि ये दिस इज वेपर और गैस, देन दिस इज नो लॉन्गर योर स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन पे आपका जो है H2O गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपका जो आप कैलकुलेशन करके जो आप हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालोगे वो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट इज द सिंपल हीट ऑफ फॉर्मेशन। बट द मोमेंट योर कंडीशन इज लाइक दिस, देन यू से यस, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ये तो कोई सिंपल चीज थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको एक बहुत ही बड़ा नोट लिखना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नोट है? लिखेंगे सारे लोग। The standard enthalpy of formation. The standard enthalpy of formation. The standard enthalpy of formation of an element. The standard enthalpy of formation of an element in its standard state. In its standard state is 0. In its standard state is 0. मतलब क्या? वही 1 बार प्रेशर and around 298 केल्विन, इसकी बात कर रहे हैं। यानी कि if you are talking about standard condition, you know what the standard condition we are talking about? इस standard condition पे the heat of formation और enthalpy of formation delta HF not की बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो आपको पता है ऑक्सीजन टेबल। लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन। व्हाट इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है? गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सो क्या हो जाएगा? O2 गैस एट दिस कंडीशन द वैल्यू ऑफ डेल्टा H नॉट ऑफ O2 गैस इज 0। वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? इस कंडीशन पे H2 गैस के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो क्या होगा? डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस 0। मान लो आप बात करते हो आयरन की,
आयरन क्या होता है, आयरन सॉलिड के रूप में होता है। सो एफ इज सॉलिड, एफ इज सॉलिड, प्लीज अंडरस्टैंड, एफ इज सॉलिड के लिए डेल्टा एच एफ क्या हो जाएगा, एफ इज सॉलिड 0। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हमने बताया है। अब मान लीजिए CO2 है, इस कंडीशन पे CO2 कैसे होता है, गैस के रूप में होता है। सो डेल्टा एच एफ, डेल्टा नॉट ऑफ एच एफ ऑफ CO2, सिंस ये इसी कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे गैस स्टेट में है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या जी नहीं, यहाँ पे हो जाएगी आपको -4 नंबर मिलेंगे। क्या बोला था कि ये CO2 है, ये कोई एलिमेंट नहीं है, अंडरलाइन दैट एलिमेंट, दिस इज CO2, दिस इज नो लॉन्गर द एलिमेंट। तो भैया जब ये एलिमेंट नहीं है, और आपको पता जब ये एलिमेंट नहीं है तो ये इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 कैसे हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिस CO2 की बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं, आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये बंदा किस किस से मिलके बना है, किस किस से मिलके बना है, किस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलके बना है। दैट इज CO2 यू आर टॉकिंग अबाउट गैस। सो ये किससे मिलके बना है, कार्बन सॉलिड से प्लस O2 से मिलके बना है। तो यहां से आपको पता चलेगा कि जी हाँ, ये जो है आपका क्या है, वहां से आपको हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ कुछ इंफॉर्मेशन मिलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको आपका पता चलेगा। ठीक है, तो क्या है इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 क्यों नहीं होगा, कि ये एलिमेंट नहीं, आप ठीक से पढ़ नहीं रहे। इन्होंने क्या बोला कि ये एलिमेंट की बात कर रहा है। जब एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं, इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड कंडीशन पे, देन द हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है उनका, 0 होता है। पर ये दिस इज नो लॉन्गर योर एलिमेंट। तो समझ लीजिए आपको हमेशा एलिमेंट की बात करनी है। जैसे कंपाउंड्स आ जाएंगे, कंपाउंड्स किसी न किसी से मिलके बने हैं, सो दे विल हैव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, उनका हीट ऑफ फॉर्मेशन कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप जल्दी से देखिए। इसके बाद जो है हम बात करेंगे किसकी, कुछ जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो एलोटॉपिक फॉर्म में होते हैं, कुछ एलिमेंट्स आपके एलोटॉपिक फॉर्म में होते हैं। तो जो जैसे आपको बात कर लेते हैं कार्बन क्या है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। फिर आप क्या बोलते हो, फिर आपके पास सल्फर है। ओके, देन यू हैव फास्फोरस। तो ये सारे क्या एलोट्रोपिक फॉर्म में होते हैं। तो वहां पे कैसे डिसाइड, क्योंकि और व्हाइट फास्फोरस क्या है, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, जनरली आप रेड, व्हाइट और ब्लैक की बात करते हैं। तो आप कैसे बोलोगे सर ये दोनों तो फास्फोरस ही है, तो क्या दोनों का हीट, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा? किसका 0 होगा, किसका नहीं होगा? सल्फर है, रोम्बिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर है, तो क्या उन दोनों में से किसका 0 होगा, किसका नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? डायमंड है और ग्रेफाइट है, किसका 0 होगा, किसका नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? एलोट्रोप्स, यू नो। तो इसके लिए आप लिखिए एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन एलोटॉपिक फॉर्म्स, एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन एलोटॉपिक फॉर्म्स, then the most stable allotrope will be called as standard state at that temperature and pressure. Most stable allotrope will be called as standard state at that temperature and pressure. ओके, सो मान लीजिए आप बात कर रहे हो किसकी, ठीक है। सो आप मान लीजिए आपको क्या क्या है, जैसे आप बात करते हो किसकी, डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसकी, ग्रेफाइट की बात करते हो। तो क्या है, इस पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ग्रेफाइट होता है, एंड सिमिलरली इसका एलोट्रोप कौन सा है, क्या है, डायमंड, वो था एलोट्रोप। तो बताओ किसका 0 होगा? इस टेम्परेचर पे जो मोस्ट स्टेबल हो, क्या है, डायमंड इस टेम्परेचर पे थोड़े बनता है, डायमंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे बनता है। ये हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर 1 बार है, 298 केल्विन है। तो भैया इस टेम्परेचर पे कौन होता है, ग्रेफाइट होता है। सो योर ग्रेफाइट दिस विल हैव द डेल्टा HF इज इक्वल टू 0, और ये 0 नहीं होता। ठीक है, सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट किसकी, डेल्टा H नॉट F ऑफ सल्फर, दैट इज रोम्बिक, दिस इज 0, but the allotrope
sulfur monoclinic. This is not zero. Clear? Similarly, अगर आपके पास है डेल्टा H नॉट F ऑफ फास्फोरस की बात कर लीजिए, तो फास्फोरस का क्या होता है? व्हाइट. फास्फोरस व्हाइट, ये क्या होता है? स्टेबल होता है. सो क्या हो जाएगा? दिस इज जीरो. देन डेल्टा H नॉट ऑफ Fp, फास्फोरस ब्लैक की बात करते हैं, ये क्या होता है? ये जीरो नहीं. ठीक, तो ये है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है. आप कभी कभी देखोगे ये कहाँ कैसे, कभी कभी ऐसे लिखा जाएगा ग्रेफाइट, मतलब डेल्टा HF, डेल्टा नॉट ऑफ HF, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो करना चाहता. ठीक, सो ये समझ में आया. मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है, जैसे इसी की बात करते हैं. सो यू आर गिविंग C solid plus O2 gas giving you CO2 and then आपको बता दिया कि हीट क्या है? -100 जूल है. इस रिएक्शन का हीट क्या है? -100 जूल है. तो इसका क्या मतलब है, क्या कहना क्या जा रहा है? जब ये रिएक्शन हुआ, दिस इज गैस, लेट मी राइट लाइक दिस, वी हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दोस थिंग्स. तो जब ये रिएक्शन हुआ तो इन्होंने बोला कि -100 जूल इज द हीट ऑफ रिएक्शन. व्हाट डज इट मीन? हम जाएंगे प्रोडक्ट के पास और प्रोडक्ट को देखेंगे क्या वो 1 मोल है या कितना मोल है. तो हमने देखा ये 1 मोल है. वाओ, वेरी नाइस. फिर हम जाएंगे रिएक्टेंट के पास. क्या रिएक्टेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है? तो हम गए रिएक्टेंट के पास. जी हाँ, ये तो है, ये भी है. सिंपल. 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है. दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन. इट मींस दिस हीट ऑफ रिएक्शन दैट इज डेल्टा HR, दिस डेल्टा HR which is given in the problem, this is equal to, this delta HR is equal to delta HF naught. सिंपल. या आप उसको बेसिक तरीका जो आपके पास हुआ करता है, डेल्टा HR क्या होता है बताइए? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ क्या होता है? रिएक्टेंट्स. ठीक है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बताइए? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? गिवन. इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज दिस इज गिवन. इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट यही तो गिवन है. क्या है? सॉरी, दिस इज नॉट गिवन, ये तो आपको पता करना है. दिस इज 100 जूल, दिस इज गिवन. हाउ टू राइट माइनस HR कैसे लिखेंगे? इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स कैसे लिखेंगे? इसकी इंथैल्पी प्लस इसकी इंथैल्पी जो हमने लिखा था. तो कैसे बनाएंगे? तो फिर ऐसे बना सकते हैं, हीट ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C सॉलिड प्लस स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस. हमें क्या पता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है बताइए? ये होता है 0. ये क्या होता है? 0 0. सो क्या हो गया? HP क्या हो गया आपका? 100 जूल. दिस इज नथिंग बट आपका क्या? HP इज नथिंग बट आपका डेल्टा HF ही तो है. क्या? दिस इज फॉर्मेशन. तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो. आप अपना लॉजिक भी लगा सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे आपको करना हो कर. ठीक है, चलिए. तो एक प्रॉब्लम आप लिखिए, एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं. हीट ऑफ change of reaction, heat of change of reaction is 92.2 kilojoule. Heat of change of reaction, heat of change of reaction is 92.2 kilojoule. What is reaction? I am going to write it. N2 gas plus 3H2 gas giving you 2 mole of ammonia. And heat of change of reaction is minus, is it minus? No, minus 92.2 kilojoule. Calculate heat of formation of ammonia. Calculate heat of formation of ammonia. Calculate heat of formation of ammonia. Calculate heat of formation of ammonia.
बड़ा ही आसान है, वही HP माइनस HR करके आप बना सकते हो। हीट ऑफ रिएक्शन इज गिवन। ठीक है, दूसरा मैं तब तक लिख दो, 4 अमोनिया प्लस 2O2 2N2, so this is 2N2 plus 6H2O, and information given as this is at 298 Kelvin, given at 298 Kelvin, given heat of formation for ammonia and water are minus 46 and 286, minus 46 kilojoule per mole and minus 286 kilojoule per mole. So calculate heat of reaction at constant volume. Heat of reaction at constant volume. तो इस दोनों प्रश्नों को देखिए, ये हो गया ना। क्या बोल रहा है, वो पूछ रहा है, क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द हीट ऑफ फॉर्मेशन। सो क्वेश्चन इज आस्किंग डेल्टा HF, करेक्ट, डेल्टा HF ऑफ अमोनिया पूछ रहा है। ठीक है, तो आप उस तरीके से, दोनों तरीके से कर सकते हो। क्या, पहले तो रिएक्शन को देखेंगे, देन व्हाट वी विल सी कि क्या जो प्रोडक्ट है 1 मोल है या 2 मोल है। सो प्रोडक्ट इज 2 मोल। तो जी हाँ, ये जो है ये हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं गिवन है। दूसरी बात, इफ यू सी व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग, अमोनिया जो है क्या अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से ही बना है कि नहीं, तो देखेंगे जी हाँ, N2 से बना है, NH2 से बना है, और दोनों अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है। फाइन। सो ये रिएक्शन आपको हेल्प कर सकता है। कैसे हेल्प कर सकता है, अगर आप, ये क्या होता है, ये 1 मोल की बात करता है, अगर आप इसको 1 मोल में बदल दो, यानी इसको 1 मोल में बदल दो, यानी कि आप उसको डिवाइड कर दो 2 से रिएक्शन को, तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ N2 प्लस 3/2 H2 गिविंग यू 1 मोल ऑफ अमोनिया। और इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा HR क्या हो जाएगा, डेल्टा HR इक्वल टू -92.2 डिवाइडेड बाय 2 किलोजूल। एंड दिस इज व्हाट, अब आपको क्या दिख रहा है, दिस इज अमोनिया, 1 ही मोल बन रहा है। यस, इसका जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि क्या वो 1 मोल बन रहा है या नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। या आपको वही बताया दूसरा तरीका, डेल्टा HR इज इक्वल टू HP माइनस HR, HP क्या हो, डेल्टा HF हो जाएगा, एंड दिस इज क्या है, आपको पता करना है N2 डेल्टा H, और डेल्टा HF क्या हो जाएगा, डेल्टा HF ऑफ N2 प्लस डेल्टा HF ऑफ O2। ये क्या है, दिस इज गिवन एज -92.2, ये क्या हो जाएगा, दिस इज, सॉरी, दिस इज, इफ यू सी, sorry, you have to write now, you have to be very careful about that. What we left here कि 1 N2 है तो 1 HF है, ठीक है, यहाँ 3 है, so you have to multiply 3। क्यों, क्योंकि ये डेल्टा HF 1 मोल का होता है, यहाँ पे 3 मोल है तो हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है। Similarly, you have 2 into ammonia, so 2 into this one. This will give you the delta H heat of reaction. So 2 into ये बंदा हो गया 0 स्टैंडर्ड स्टेट, ये बंदा हो गया 0 स्टैंडर्ड स्टेट। सो 2 into डेल्टा HF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -94.2, इज दिस करेक्ट, 2 सॉरी 92.2। सो डेल्टा HF इज इक्वल टू माइनस ऑफ 46.1,
किलो जूल पर मोल। ओके, सो यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देन आफ्टर दैट लेट्स सी दिस पार्टिकुलर प्रॉब्लम। 4 mole of ammonia plus 3 mole of O2 giving you 2 mole of nitrogen gas plus 6H2O at 298 Kelvin, given the heat of formation. Heat of formation is given for ammonia, then H2O given. So let us write that. So delta RH, heat of reaction, is equal to heat of enthalpy of product minus enthalpy of reactant, basic. Then what is the enthalpy? हमारे पास प्रोडक्ट में क्या क्या है? So let us write it 2 into enthalpy of formation of nitrogen gas standard state, ये 0 होने वाला है, प्लस 6 into क्या है? enthalpy of formation of water, ये इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए कहीं ना कहीं से, ठीक है, माइनस दिस इज प्रोडक्ट, देन वी नीड टू हैव रिएक्टेंट्स. So what do we have here? 4 into delta HF, किसका? अमोनिया, अमोनिया गैसेस फॉर्म में है. देन प्लस क्या है? 3 into delta HF, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ किसका? N2. क्या N2 अपने गैस स्टेट में है, तो ये भी 0 होने वाला है. तो आपके पास दो जो हैं, this 2 is going to be 0 and this 2 is going to be 0. This is clear? Then what you are going to do, let's see क्या है हमारे पास, क्या बच गया है? 6 into heat of formation of water. कहाँ है भैया? गिवन है, गिवन है, minus 286. So minus 286 minus 46 is the heat of formation of ammonia. So 3 into minus 46. We have to very careful about kilojoule per mole. Kilojoule per mole. So let's do it. You will be 1532 around. You will be getting something like 1532. Please calculate it. 1532 kilojoule. Okay. So this is the enthalpy we have in our hand. Now the question is asking, please understand, बड़े अच्छा प्रॉब्लम है ये, heat of reaction, constant volume. So जो heat of, हमने पहले ही बताया था, जो हम चीजें कैलकुलेट करते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं. यानी कि जब हमने निकाला है तो हमें क्या है, ये क्या पता करना है, हमने जो निकाला है ये कांस्टेंट प्रेशर पे निकाला है, कांस्टेंट प्रेशर पे निकाला है, ठीक है. एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे ही तो निकलता है, मैंने बताया था पहले ही कि कांस्टेंट प्रेशर पे निकालते हो, मैक्सिमम प्रोसेस आपका वही हो रहा है. तो प्रॉब्लम क्या आ गई? प्रॉब्लम ये आ गई भैया कि ये हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा HR एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नथिंग बट U होता है. आपको पता ही तो बताया था, एनर्जी ट्रांसफर अगर आपका हो रहा है, एनर्जी आपका चेंज हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी H. If it is happening at constant volume, that is called internal energy change, that is U. तो आपसे वो U पूछना चाह रहा है, पर आपने किसी तरीके से डेल्टा H निकाल दिया है. अब कैसे करेंगे? कैसे क्यों करेंगे भैया? हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT. इसका यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी. सो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा NGRT. 1532 minus, sorry, let me write it minus, okay. What is delta Ng? So let's write the delta Ng, 2 plus 6 minus, am I writing correct? Please understand, delta Ng only accounts gaseous molecules, ठीक है. तो हमें हमेशा गैसियस का ध्यान रखना है. ये बंदा गैसियस नहीं है तो इसकी बातें नहीं करेंगे. सो नॉट 6, ओनली 2. सो 2 माइनस 3 प्लस 4, सो माइनस 3 माइनस 4. सो दिस इज डेल्टा Ng एंड 8.314 इंटू T की वैल्यू है 298. सो दिस इज जूल, दिस इज किलो जूल. सो कन्वर्ट दिस जूल इंटू किलो जूल, डिवाइड बाई 1000, गेट द आंसर. ठीक है. तो इस तरीके से आप क्या है आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. तो ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा अपने दिमाग खुली रखेंगे, आंखें खुली रखेंगे, कान खुले रखेंगे और ध्यान से पढ़ाई करेंगे तो इस चीज़ की इन सारे प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है.
ठीक, तो चलिए हमने जो आज ये बात की, हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करी, हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेशन करने का बेसिक तरीका देखा, उसी के आधार पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है वी विल बी ट्राइंग टू डिस्कस ऑल दोस इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके अगले नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।